हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। नया चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हायर मैथमेटिक्स में आगे चल के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीजिए, फंक्शंस का डोमेन या फिर रेंज निकालिए, या फिर इंटीग्रेशन कैलकुलस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा यूज होगा ये फंक्शन वर्ड। तो इसे हम लोग को काफ़ी अच्छा से समझना भी पड़ेगा। आइए समझते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, सो फंक्शंस जुड़ा हुआ है सेट थ्योरी से। सो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि कोई दो सेट है, ए और बी, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि ए और बी सेट खाली डब्बा नहीं होना चाहिए, वो सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट जरूर रहेगा। ठीक है ना, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज ए सेट का हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ए सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है रिलेटेड या फिर कनेक्टेड। ठीक है ना, विद ए यूनिक एलिमेंट। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। इज कॉल्ड ए फंक्शंस। ठीक है, इसको फिर से समझिए। If A and B are two non-empty sets such that each element of the set A सेट के हर एक एलिमेंट B सेट के यूनिक एलिमेंट से अगर जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। और इसे कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, एफ नोटेशन यूज किया जाता है। एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ फ्रॉम ए टू बी। ये तीर के पहले जो सेट लिखा जाता है उसे कहा जाता है फंक्शंस का डोमेन सेट, और तीर के बाद जो लिखा जाता है उसे कहा जाता है सेट का कोडोमेन सेट। सपोज मान लीजिए कि आपको ये नोटेशन दिया गया है कि f फ्रॉम n टू r। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, f इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर। सपोज मान लीजिए लिखा गया है कि f फ्रॉम q टू r। इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, f इज ए फंक्शंस फ्रॉम रैशनल नंबर टू रियल नंबर। इसका मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शंस है, ये सेट का डोमेन सेट क्या हुआ, ये सेट का डोमेन सेट क्या हुआ q, एंड कोडोमेन सेट क्या हुआ r। ओके, सिमिलरली ये फंक्शंस में डोमेन सेट क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड कोडोमेन सेट क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई फंक्शंस में तीर के बाद पहले जो होता है उसे कहते हैं हम लोग डोमेन ऑफ एफ, और तीर के बाद जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कोडोमेन ऑफ एफ। रेंज कुछ अलग बात होता है। ठीक है ना, कई स्टूडेंट्स ये गलत कर देता है कि बी सेट को रेंज बोल देता है और ए सेट को बोल देता है डोमेन। डोमेन तो ठीक है, बट बी सेट रेंज नहीं होता है। इसे क्लिक कर लीजिए, बी सेट रेंज सेट नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, कि रेंज होता है बी सेट का एक सबसेट, उसे हम लोग आगे चल के अच्छा से समझेंगे। ठीक है ना, अभी तक तो हम लोग ये जान चुके हैं कि फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस क्या होता है कि दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में एक तो रिलेशन होता है, जहाँ पर क्या कि ए सेट का हर एक एलिमेंट नॉट इट, हर एक एलिमेंट बी सेट का यूनिक एलिमेंट से, बी सेट का किसी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस। और उसका नोटेशन कुछ इस टाइप से यूज होता है। एफ की जगह कभी कभी जी, एच, ये भी हम लोग नोटेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, और तीर के पहले जो सेट लिखा जाता है उसे कहा जाता है डोमेन सेट, और तीर के बाद जो सेट लिखा जाता है उसे कहा जाता है कोडोमेन सेट। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज मान लीजिए ये है सेट ए और ये है सेट बी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ एलिमेंट रहेगा। मान लीजिए ए सेट के अंदर कुछ इस टाइप से एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ओके, और बी सेट के अंदर कुछ इस टाइप से एलिमेंट है। सपोज मान लीजिए x y z u v। ठीक है ना, अब ए सेट के एलिमेंट के साथ बी सेट का एलिमेंट को एसोसिएट करते हैं। सपोज मान लीजिए 1 को एसोसिएट किए x से, 2 को एसोसिएट किए y से, 3 को एसोसिएट किए z से, 4 को एसोसिएट किए u से, और 5 को एसोसिएट किए v से। ओके,
तो यहाँ देखिए ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में ये जो एसोसिएशन बना इसे हम लोग क्या कहेंगे, एफ फंक्शन से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि फंक्शंस किसे नहीं कहा जाएगा। ओके, फंक्शंस किसे नहीं कहा जाएगा। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि किसे फंक्शंस कहा जाएगा और किसे फंक्शंस नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ठो पार्टी ऑर्गेनाइज किया है जिसे हम लोग फंक्शंस भी कभी कभी बोल देते हैं। उसमें गेस्ट आता है, मेहमान आता है, हाँ अच्छा से खाना खाता है, फिर घर चले जाते हैं। तो उसी से एक ठो हम लोग समझते हैं कि फंक्शंस कैसे हम लोग इसको नाम देंगे। सपोज मान लीजिए कि ये सेट ए है और ये सेट ऑफ बी है, सेट ए और ये है सेट बी। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया है, ये है आदमी सब, और यहाँ पर रखा हुआ है कुछ थाली। ये जो आदमी है ये इस थाली में खा रहा है, ये आदमी इस थाली में खा रहा है, ये तीसरा आदमी ये थाली में खा रहा है, ये आदमी इस थाली में खा रहा है और ये आदमी इस थाली में खा रहा है। 2 प्लेट एक्स्ट्रा बच गया, 2 प्लेट एक्स्ट्रा बच गया। सारे के सारे आदमी को खाना मिला, अच्छा खाना मिला। बाहर आके ये लोग क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छा फंक्शन था भाई। ठीक है, अब इसको फिर से समझते हैं कि सपोज मान लीजिए कि इसमें 2 आदमी हो गए एक्स्ट्रा और 2 आदमी है और यहाँ पर एक थाली है। तो देखिए ये आदमी क्या सोच रहा होगा कि हमको खाना नहीं मिला भाई, तो बाहर आके क्या बोलेगा कि दिस इज नॉट अ गुड फंक्शन। ठीक है ना, दैट इज ए सेट के बी सेट के बीच में जो रिलेशन है, ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शंस नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि ए सेट का हम लोग को ऐसा एक एलिमेंट मिला है जिसके साथ बी सेट का कोई भी एलिमेंट का एसोसिएट ना हुआ हो। ओके, नेक्स्ट और एक तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज मान लीजिए कि ये है ए सेट और ये है बी सेट, ए सेट और ये है बी सेट। इसमें क्या हो कि ये सेट ऑफ फादर, बच्चे के पिता इसमें मौजूद है। और इसमें कुछ बच्चे हैं। सॉरी, ए सेट में बच्चे सब बैठे हुए हैं और बी सेट में है उनके पापा। अब ये बच्चे का पिताजी हो गए, ये बच्चे के पिताजी हो गए, ये बच्चे के पिताजी हो गए, ये और ये बच्चे के पिताजी हो गए, ये। ठीक है ना, ये बच्चे के पिताजी हो गए ये और ये बच्चे के पिताजी हो गए ये। इज इट अ फंक्शन? इज इट अ फंक्शन? तो देखिए क्या ये ट्रू हो सकता है कि सपोज मान लीजिए ये ए बी सी डी ई है और इधर जो एलिमेंट है वो है एक्स वाई जेड यू एंड वी। इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ये सेट ऑफ सन का है, सेट ऑफ सन, और ये हो गया सेट ऑफ फादर, सेट ऑफ फादर। So X is a father of A and X is a father of B. Is it possible? बिल्कुल। अगर A और B अगर दोनों भाई हो तो A का फादर भी X होगा, B का फादर भी X होगा। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है कि Y is a father of C और Z is a father of C. Is it possible? एक बच्चे का 2 पिता कैसे हो सकता है? Therefore this is not a function. इसका मतलब हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि ए सेट से बी सेट के बीच में अगर एक एलिमेंट से अगर 2 3 निकलता है,
दो तीन निकलता है तो कभी फंक्शन नहीं होगा, बट दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट में जाकर मिल सकता है तब वो फंक्शन में आएगा, ठीक है ना। बट एक एलिमेंट से अगर दो तीन निकलता है तो फंक्शंस नहीं कहा जाएगा। आई होप कि आप लोग इसे अच्छा से समझ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, सो दिस इज नॉट अ फंक्शंस। ओके, सो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इज g इक्वल टू 1,1 2,3 3,4 and 4,5 is a function। क्या ये एक तो फंक्शन है? सो देखिए, ये जो फॉर्मेट आपको दिया गया है ये एक तो रिलेशन है ए सेट और बी सेट के बीच में। तो ए सेट का एक मेंबर रहेगा जो ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट है दैट इज 1 2 3 4, ये सारा एलिमेंट आ रहा है ए सेट से, और जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज 1 3 4 एंड 5, ये सारा कंपोनेंट्स आ रहा है बी सेट से। तो ये फंक्शंस है कि नहीं वो हम लोग चेक करेंगे। सो पहले देखिए, ये हो गया मान लीजिए सेट ए और ये है सेट बी। तो ए सेट का एलिमेंट में क्या क्या रहेगा 1 2 3 4, सो 1 2 3 4। बी सेट का एलिमेंट क्या क्या रहेगा 1 3 4 एंड 5। सो 1,1 दैट इज 1 इज एसोसिएट विद 1, 2,3 दैट इज 2 इज एसोसिएट विद 3, 3,4 that is 3 is associated with 4, 4,5 that is 4 is associated with 5। तो देखिए ए सेट का जितना भी मेंबर है यहाँ पर है सबका तीर लगा है, किसी का छोटा नहीं है, ठीक है ना। और हर एक एलिमेंट का एक तो करके इमेज मिल रहा है। ओके, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका बी सेट के साथ रिलेशन ना है। तो ऐसे केसेस में इसे हम लोग क्या बोलेंगे फंक्शंस बोलेंगे। और एक आदमी का दो जगह तीर नहीं लगा है, सबका सिंगल सिंगल तीर लगा है, ठीक है ना। सो जी इज ऑल्सो फंक्शंस, जी इज ए फंक्शंस। इसका रीजन क्या बताएंगे, एफ ईच एलिमेंट ऑफ ए is associate with a unique element of B। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, if fx equal to x square plus 2 then find f of 3 and f of minus 2। अगर fx equal to x square plus 2 दिया गया है तो हम लोग f of 3 और f of minus 3 को डिफाइन करना चाहते हैं, f of 3 और f of minus 2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो fx दिया गया है x square plus 2, therefore f of 3 कुछ नहीं x के जगह 3 रख दीजिए। सो 3 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 11। एंड f ऑफ माइनस 2 दैट इज x की जगह रखना है माइनस 2, x की जगह वैल्यू पुट कीजिए जैसे माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। if f of t equal to 1 minus t by 1 plus t then find f of cos 2 theta। so क्या दिया गया है f of t equal to 1 minus t by 1 plus t, therefore f of cos 2 theta equal to t के जगह cos 2 theta पुट कीजिए 1 minus cos 2 theta by 1 plus cos 2 theta that is equal to
1 minus cos 2 theta, that is equal to 2 sin square theta, and 1 plus cos 2 theta, that is equal to 2 cos square theta. So 2 cancel हो गया, sin square theta by cos square theta, that is tan square theta. ओके, आई होप कि आप लोग ये जो प्रॉब्लम सब सॉल्व कर रहे हैं इसको आप नोट डाउन कर रहे हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं. If fx equal to x plus 1 by x, then find f of x plus f of 1 by x. Okay, sorry, f of minus x, f of x plus f of minus x. So f of x दिया गया है आपको x plus 1 by x. We have to find f of minus x. x की जगह minus x पुट कर दीजिए, plus 1 by minus x. Therefore f of minus x equal to क्या हुआ, minus x minus 1 by x. Therefore f of x plus f of minus x, that is equal to x plus 1 by x minus x minus 1 by x. So plus x minus x cancel, 1 by x minus 1 by x cancel, answer equal to 0. Okay, next. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ फंक्शंस के ऊपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहेगा, ठीक है, और ये हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक. सो सम स्पेशल फंक्शन. नंबर 1, polynomial function. polynomial function. So polynomial functions क्या होता है, पहले हम लोग देखते हैं कि इसका फोटो कैसा होता है, इसे कैसे लिखा जाता है. So fx equal to a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on a n minus 1x plus an. ओके, ये रहा इसका फोटो. अगर इसको कुछ टाइप देखेंगे तो सपोज मान लीजिए कि fx इक्वल टू दिया गया x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक तो हो गया पॉलिनोमियल फंक्शंस. और ऐसा भी हो सकता है कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी हो गया एक तो पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में क्या होता है कि x का जो पावर होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर में. नेगेटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर इसमें कभी नहीं आता है. सपोज मान लीजिए कि आपको दिया गया है fx इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, ये एक तो फंक्शंस था बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शंस. क्यों, 1 बाई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 1, इसका मतलब x का एक पावर हम लोग को नेगेटिव मिल गया. सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शंस. तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है एल्जेब्रिक फंक्शंस. ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है एल्जेब्रिक फंक्शंस. एल्जेब्रिक फंक्शंस जो पॉलिनोमियल फंक्शंस ना हो वही होता है एल्जेब्रिक फंक्शंस. जैसे कि मान लीजिए fx इक्वल टू x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन दिस इज आल्सो ए एल्जेब्रिक फंक्शंस. ओके, सपोज मान लीजिए दिया गया है fx इक्वल टू 1 बाई एक्स, कैसा फंक्शंस है, ये भी एक तो एल्जेब्रिक फंक्शंस है. दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शंस. अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शंस होता है तो x का हर एक पावर पॉजिटिव इंटीजर में रहेगा या फिर जीरो हो सकता है. सपोज मान लीजिए कि आपको दिया गया है fx इक्वल टू 3, ये कैसा फंक्शंस हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शंस तो है बट इसे हम लोग पॉलिनोमियल भी फंक्शंस कहेंगे. और इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शंस. fx इक्वल टू 3 या फिर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो, जैसे कि fx इक्वल टू c, fx इक्वल टू k, fx इक्वल टू a, इस टाइप फंक्शंस को कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शंस. ओके, so every algebraic functions is not a polynomial functions but every polynomial functions is an algebraic functions. हर एक polynomial functions अपने आप में एक algebraic functions है but कोई भी algebraic functions polynomial functions नहीं होगा. polynomial functions हम लोग उसी को बोलेंगे जिसमें x का हर एक पावर पॉजिटिव इंटीजर में हो या फिर जीरो हो सकता है, कोई बात नहीं. अगर जीरो आता है तो फिर x टू द पावर 0 वैल्यू आएगा कांस्टेंट. ओके,
नेक्स्ट लॉगरिदमिक फंक्शंस। फंक्शंस अगर लॉग में दिया गया हो, जैसे कि मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू log x, या फिर f(x) इक्वल टू आपको दिया गया है log t, या फिर आपको दिया गया है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो इस टाइप फंक्शंस को कहा जाता है लॉगरिदमिक फंक्शंस। ओके, इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शंस आप लोग नाम से समझ रहे हैं कि इनवर्स फंक्शंस क्या होगा। सपोज मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x, या फिर f(x) इक्वल टू कोस इनवर्स x, या फिर f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 3x, कोस इनवर्स 1/x। अगर इनवर्स रहेगा तो वैसे फंक्शंस को कहा जाता है इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, जैसे इनवर्स फंक्शंस होता है वैसे ही होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू आपको दिया गया है साइन ऑफ 2x, या फिर f(x) इक्वल टू दिया गया है कोस ऑफ x, या फिर आपको दिया गया है f(x) इक्वल टू tan 3x। तो इस टाइप का जो फंक्शंस रहेगा उसे हम लोग कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि लिखा गया f(x) इक्वल टू e⁴x, या फिर f(x) इक्वल टू a⁴x। ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जहां पर a का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, या फिर मतलब a का वैल्यू 0 ना हो, a का वैल्यू 1 ना हो। ये 0 और 1 छोड़ के कोई भी वैल्यू अगर होता है तो उसे एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहा जाता है। ठीक है ना, सो f(x) इक्वल टू मान लीजिए कि कहीं पर हम लोग को दिख जाए f(x) इक्वल टू e⁻⁻x, ऐसा फंक्शन है, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सपोज मान लीजिए कि दिया गया है f(x) इक्वल टू 3⁻⁻x, कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। f(x) इक्वल टू दिया गया है 4⁻x, कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सपोज मान लीजिए दिया गया है f(x) इक्वल टू log ऑफ 1/x, कैसा फंक्शन है, लॉगरिदमिक। आई होप कि आप लोग टाइप्स ऑफ कितने टाइप का फंक्शंस होता है वो आप लोग समझ चुके हैं। यही बार बार हम लोग यूज करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, लॉगरिदमिक फंक्शंस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।